PT 365 इकोनॉमी की 2025 की, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन। भारत नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जबकि क्रय शक्ति क्षमता के हिसाब से चीन और यूएसए के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से मतलब जीडीपी के आंकड़ों के हिसाब से, और क्रय शक्ति क्षमता मतलब परचेजिंग पावर, मतलब एक चीज़ जो अमेरिका में कितने रुपए की मिलती है और भारत में कितने रुपए की मिलती है, उसकी तुलना की जाए ना। जैसे एक बिस्किट अमेरिका में $1 का मिलता है और भारत के अंदर 100 रुपये का मिलता है। तो फिर कहने का मतलब याद रखना है कि नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी के हिसाब से तीसरी। पीपीपी 3 वर्ड है तो तीसरी, और जीडीपी पी आता है तो 5वीं अर्थव्यवस्था। 2023-24 में कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा 56% था। डायरेक्ट टैक्स 2023-24 में कुल कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा 56%, जिसमें व्यक्तिगत आयकर का योगदान सबसे अधिक था, उसके बाद कॉरपोरेट और निगम कर का योगदान। मतलब जीएसटी से जो टैक्स आता है वो तो ओनली 44% था। बाकी डायरेक्ट टैक्स बहुत ज़्यादा वसूलती है भारत सरकार, 56%, जिसमें से व्यक्तिगत आयकर का योगदान सबसे अधिक था, उसके बाद कॉरपोरेट या निगम कर का योगदान था। अवसंरचना भारत में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क और सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। एशिया का तो दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, पहला शायद चीन में, सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, ठीक है। भारत का संरचनात्मक परिवर्तन। रोजगार में संरचनात्मक परिवर्तन, रोजगार हिस्सेदारी में प्रतिशत वृद्धि सबसे ज़्यादा। देखो ये क्या है, 1970 के अंदर ये था, 2020 में ये है, ठीक है। तो 2020 के अंदर कृषि के अंदर रोजगार हिस्सेदारी, कृषि 42% लोगों को रोजगार देती है, जबकि सेवाएं 30% और उद्योग वो 24%। तो इस प्रकार से रोजगार में संरचनात्मक परिवर्तन सबसे ज़्यादा हुआ कृषि, सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देती है, फिर सेवाएं और फिर उद्योग। उत्पादन में संरचनात्मक परिवर्तन, तो 55% हिस्सेदारी उत्पादन क्षेत्र की है, वो सेवा क्षेत्र द्वारा होती है। फिर 25% उद्योग और कृषि द्वारा सबसे कम। भारत का बाह्य या विदेशी ऋण। भारत का विदेशी ऋण 663 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जिसमें दीर्घावधि ऋण 541 बिलियन डॉलर है। मतलब बाकी शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म हो जाता है, ठीक है। भारत का विदेशी ऋण 663 बिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत का विदेशी ऋण जीडीपी अनुपात 2023 में 19% था, जो घटकर 18.7% हो गया। ऋण जीडीपी अनुपात मतलब ये ऋण, ये जीडीपी है, अनुपात इंटू 100, मतलब ये 18% है, 18.7%, ठीक है। तो मतलब जीडीपी जैसे 100 है तो ऋण उसका 18% ऋण है। इसमें घटक, इसमें अमेरिकी डॉलर 53.8% हिस्सा सबसे बड़ा घटक बना हुआ है। इसके बाद भारतीय रुपया, येन, एसडीआर आदि का स्थान आता है। तो जो विदेशी ऋण है उसके अंदर अमेरिकी डॉलर में सबसे ज़्यादा रुपया चुकाना है, फिर भारतीय रुपये में, फिर येन जापानी है, एसडीआर स्पेशल आहरण, विशेष आहरण अधिकार, ये आईएमएफ का है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बैंकिंग और मौद्रिक नीति। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति। आरबीआई ने भारत में मौद्रिक नीति संचरण का अध्ययन किया है, ताकि यह समझा जा सके कि मौद्रिक नीति में बदलाव अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं। मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति किसी देश के केंद्रीय बैंक के पास उपलब्ध कार्यवाहियों का एक समूह है। इस नीति के जरिए भारत में आरबीआई जैसे केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति को समायोजित करके सतत आर्थिक वृद्धि और मूल्य स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करता है। तो मौद्रिक नीति किसी देश के केंद्रीय बैंक के पास उपलब्ध कार्यवाहियों का एक समूह है। इस नीति के जरिए भारत में आरबीआई जैसे केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति को समायोजित करके, मतलब मुद्रा या तो ज़्यादा डाल देगा अर्थव्यवस्था में या कम करके, सतत आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास और मूल्य स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करता है, ठीक है। तो मौद्रिक नीति के कौन अपनाता है? आरबीआई इंडिया के अंदर। काम क्या है इसका? एक तो सतत आर्थिक विकास, सतत
आर्थिक विकास बनाए रखना। और दूसरा मुख्य काम इसका है मौद्रिक स्थिरता, मतलब न तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो न ही कम हो, मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना, ये दोनों काम इसके हैं। मौद्रिक नीति संचरण यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मौद्रिक नीति के निर्णय यानी आरबीआई की मौद्रिक समिति द्वारा नीतिगत दरों में परिवर्तन आर्थिक चरों, मूल्य स्तर, समग्र अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं। अच्छा, इसके जरिए मौद्रिक नीति के निर्णयों के बाजार अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है, जो भविष्य में नीतिगत निर्णय लेने में सहायता करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं, ये सही है, ये नहीं है। मौद्रिक नीति की वैधानिक स्थिति। आरबीआई अधिनियम 1934 में वर्ष 2016 में संशोधित कर आरबीआई की मौद्रिक नीति को वैधानिक आधार प्रदान किया गया था। देखो, आरबीआई अधिनियम 1934 में वर्ष 2016 में संशोधन कर आरबीआई की मौद्रिक नीति को वैधानिक आधार प्रदान किया। ठीक है, एक न्यूज़ के लिए याद रखो बस कि आरबीआई अधिनियम 1934 में वर्ष 2016 में संशोधन कर आरबीआई की मौद्रिक नीति को वैधानिक आधार प्रदान किया गया। मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क। केंद्र सरकार आरबीआई के परामर्श से हर 5 साल पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है। तो केंद्र सरकार आरबीआई के परामर्श से हर 5 साल में सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करती है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन ये आएगा कि सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? केंद्र सरकार। लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य। वर्तमान फ्रेमवर्क के अनुसार आरबीआई को मार्च 2026 तक मुद्रास्फीति को 4% के आसपास नियंत्रित रखना है। ठीक है, वर्तमान फ्रेमवर्क के अनुसार आरबीआई को मार्च 2026 तक मुद्रास्फीति को 4% के आसपास नियंत्रित रखना है। इसमें से 2% कम या अधिक की अधिकतम छूट की अनुमति है। मतलब इन्फ्लेशन है ना, मतलब चीज़ों जैसे 100 रुपये चीज़ की कीमत है, किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये है, तो आरबीआई का काम है कि वो वस्तु की कीमत 102 से लेके 106 के बीच रखे। ये आरबीआई का काम है। यदि वस्तु की कीमत 200 रुपये चली जाती है तो वो गलती किसकी मानी जाएगी? आरबीआई की। तो आरबीआई को मार्च 2026 तक मुद्रास्फीति को 4% के आसपास नियंत्रित रखना है। इसमें 2% कम या अधिक की अधिकतम छूट की अनुमति है। इसका अर्थ है कि मुद्रास्फीति को 2 से 6% के बीच नियंत्रित रखना होगा। तो क्वेश्चन आएगा, मुद्रास्फीति नियंत्रण का कार्य किसका है? मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना। इसके अंदर मौद्रिक स्थिरता के अंदर कौन सा कार्य है? ये मुद्रास्फीति लक्ष्य बनाए रखना। लक्ष्य 4% ±2% बनाए रखना। ठीक है, इसका अर्थ है मुद्रास्फीति को 2 से 6% के बीच नियंत्रित रखना होगा। मौद्रिक नीति के उपकरण कौन से तरीके हैं जिनसे आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकता है? मात्रात्मक उपकरण, क्वांटिटेटिव टूल्स, ये मौद्रिक नीति के सामान्य उपकरण के रूप में जाने जाते हैं। ये उपकरण प्रकृति में प्रत्यक्ष होते हैं। ये उपकरण प्रकृति में अप्रत्यक्ष होते हैं और अर्थव्यवस्था में ऋण की मात्रा को प्रभावित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। और अर्थव्यवस्था में ऋण की मात्रा को प्रभावित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुला बाजार परिचालन, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, सीमांत स्थायी सुविधा, तरलता समायोजन सुविधा, रेपो और रिवर्स रेपो। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? आरबीआई खुले बाजार में, मतलब आम जनता को या फिर बैंकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचती है और या फिर उनसे वापस खरीदती है। यदि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचती है, मतलब वो मार्केट के अंदर तरलता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आरबीआई, ये आरबीआई है, ये क्या करेगी? ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाजार के अंदर गवर्नमेंट के बॉन्ड बेचेंगी। उन्हें बॉन्ड बोलते हैं। ये बॉन्ड कहते हैं कि हम आपको 1 साल के अंदर 7% का रिटर्न देंगे। तो ये मार्केट के अंदर कहती है जिसको 7% रिटर्न चाहिए वो इन बॉन्डों को खरीद ले। तो जैसे एग्जांपल 100 रुपये का बॉन्ड है, तो रिटेलर्स या फिर आम जनता ये बॉन्ड खरीदेगी क्योंकि उन्हें इस पर 7% ब्याज चाहिए और वो टैक्स फ्री होता है। अलग अलग रूल्स होते हैं उनके, हर बॉन्ड के साथ नियम व शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशन जुड़े हुए होते हैं।
तो आम जनता यदि इसे खरीदती है तो आम जनता के पास 100 रुपये आरबीआई के पास चले गए, तो आम जनता के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बॉन्ड बचे, जबकि पैसा सारा आरबीआई के पास आ गया। आरबीआई इसे विभिन्न गवर्नमेंट की परियोजनाओं में निवेश करती है और 1 साल बाद इनकी परिपक्वता अवधि होती है, या जो भी होती है इनकी परिपक्वता अवधि, उसके बाद ये पैसे वापस दे देती है। लेकिन जब गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है आरबीआई, तो फिर बाजार से तरलता, पैसे की कमी हो जाती है। इस प्रकार बाजार के अंदर तरलता अवशोषित कर लेती है और इन्फ्लेशन को डाउन ले आती है। इसी प्रकार जब बाजार के अंदर इन्फ्लेशन पहले से ही कम है, 4% की स्वीकार्य सीमा 1% या 1.5% है, तो मार्केट के अंदर तरलता डालने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, नहीं आरबीआई क्या करती है, बाय बैक करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बॉन्ड बाय बैक करती है। तो ये 100 रुपये 107 रुपये वापस आम जनता को दे देती है और गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ है वो वापस खरीद लेती है। इससे क्या है, आम जनता के पास पैसे उपलब्ध होते हैं और वो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। इस प्रकार ये मात्रात्मक उपकरण है, क्वांटिटेटिव टूल्स। क्यों? क्योंकि ये मात्रा के आधार पर कंट्रोल कर रही है आरबीआई इन्फ्लेशन। इसी प्रकार बैंक दर क्या होती है? आरबीआई बैंकों को उधार देता है। एक मिनट, आरबीआई का क्या कार्य होता है? आरबीआई है ना, सभी बैंकों का मुखिया है, सभी बैंकों को नियमित करता है। तो आरबीआई बैंकों को उधार देता है, ठीक है। उन बैंकों को जिस ब्याज दर पर उसे उधार देता है बैंकों को, उसे बोलते हैं बैंक दर, ठीक है। अब बैंक ये पैसा उधार आरबीआई से उधार लेके आम जनता को देते हैं और आम जनता से जमा भी लेते हैं। आम जनता से जमा और जो लोन देते हैं उनके बीच के अंतर को स्प्रेड बोलते हैं। तो बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं, उसे ब्याज दर या बैंक दर बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आरबीआई बैंक दर को कम कर देता है, तो बैंक ज़्यादा पैसा ले लेते हैं आरबीआई से और ज़्यादा उधार दे देते हैं आम जनता को, जिससे आम जनता के पास पैसे में वृद्धि हो जाती है, लोन सस्ते हो जाते हैं, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। इसी प्रकार यदि इन्फ्लेशन को अवशोषित करना है, मार्केट के अंदर पैसा कम करना है, तो आरबीआई बैंक दर में वृद्धि कर देते हैं, जिससे बैंक वो कम ब्याज दर पर आरबीआई से उधार नहीं ले पाते हैं और आम जनता के लिए ब्याज दरें ज़्यादा हो जाती है। तो आम जनता है ना, वो लोन लेने को अवॉइड करती है, तो फिर मार्केट के अंदर पैसे कम हो जाते हैं और इन्फ्लेशन भी कम हो जाती है। इसी प्रकार नगद आरक्षित अनुपात CRR आरबीआई का एक रूल है। फॉर एग्जांपल कोई बैंक का एसबीआई, इसके पास किसी ग्राहक ने 100 रुपये जमा करवाए, तो वो 100 रुपये लोन में नहीं दे सकती, उसे एक निश्चित राशि है ना अपने पास कैश के रूप में रखनी पड़ेगी, कैश रूप में। वो राशि आरबीआई तय करता है कितने परसेंट होगी। सामान्यतः वो 6% से लेकर 30 तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो 6% होती है। तो अब ये 6% है ना, ये आम जनता को लोन के रूप में नहीं दिए जाएंगे। अब क्या होता है कि आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देती है, 30% कर देती है, तो बैंकों के पास जनता को लोन में देने के लिए पैसे और ज़्यादा कम हो जाते हैं, जिस कारण क्या होता है, मार्केट के अंदर तरलता, पैसे की कमी हो जाती है, क्योंकि बैंकों के पास CRR के रूप में अवेलेबल है लेकिन लोन नहीं दे पा रहे हैं। इस प्रकार इन्फ्लेशन भी कम हो जाती है। वैधानिक तरलता अनुपात SLR बैंकों को अपनी एक निश्चित राशि, फॉर एग्जाम्पल अपन ने CRR की बात की थी ना, इसके अंदर कुछ चेंज है कि CRR वह प्रतिशत है जिसे केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। जैसे 100 रुपये हैं, एक मिनट, किसी बैंक के पास 100 रुपये हैं तो उसे एक निश्चित राशि 100 रुपये में से आरबीआई के पास रखनी पड़ती है, तभी आरबीआई को उस पर विश्वास होता है। तो इस राशि को CRR कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। और SLR वह राशि है जो
बैंकें वो अपने पास रखती है, बैंक्स अपने पास रखती है ग्राहक की आवश्यकता के लिए। ये 0 से 40% के बीच कुछ भी हो सकता है। जैसे 100 रुपये हैं तो बैंकें वो 40 रुपये अपने पास रखेगी। अब SLR की जो प्रतिशतता है वो RBI तय करता है। आदि गुणात्मक उपकरण ये RBI की मौद्रिक नीति के चयनात्मक उपकरणों के रूप में जाने जाते हैं। ये उपाय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण के वितरण और दिशा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए ऋण की राशनिंग, उपभोग उद्देश्य के लिए ऋण का विनियमन, मार्जिन आवश्यकताओं में बदलाव, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्रवाई। गुणात्मक मतलब तरीके से, इसके अंदर कोई भी मात्रात्मक उपकरण शामिल नहीं होता है। RBI की स्टेबलाइजेशन नीति के तहत मुद्रास्फीति और मुद्रा के मूल्य में उतार चढ़ाव को स्थिर करने के लिए अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता का प्रबंधन किया जाता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए एक चीज़ तो, और मुद्रा के मूल्य में डॉलर के तहत उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता, इसके लिए RBI खुला बाजार परिचालन, नगद आरक्षित अनुपात को बढ़ाना या घटाना, बाजार स्तरीकरण योजना जैसे साधनों का उपयोग करता है। मौद्रिक नीति के प्रकार: विस्तारित मौद्रिक नीति, संकुचनकारी मौद्रिक नीति। विस्तारित मौद्रिक नीति का मतलब होता है RBI चाहता है कि क्या चाहता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर पैसा जाए और चीज़ों की कीमतें बढ़े, लोगों के पास पैसा हो, विकास में वृद्धि हो। ये होती है विस्तारित नीति। संकुचनकारी: अर्थव्यवस्था से पैसे को बाहर निकालना और विकास में कमी लाना और लोगों के पास पैसों में कमी लाना, इन्फ्लेशन को कम करना। ये संकुचनकारी मौद्रिक नीति है। तो विस्तारक मौद्रिक नीति: केंद्रीय बैंक ब्याज दरें कम करता है, इसके बाद बैंक भी ब्याज दरें कम कर देते हैं। इससे ऋण लेना सस्ता हो जाता है। इससे कोई व्यक्ति या व्यवसायी अधिक राशि का ऋण ले सकता है। इससे बाजार में तरलता बढ़ती है, मांग में वृद्धि होती है और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। RBI की क्या कार्रवाई होती है? RBI खुले बाजार परिचालन के माध्यम के तहत बाजार से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। अब RBI ने क्या किया, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची हुई थी ना, वो बाजार से वापस खरीद लेगा तो वह बदले में पैसे देगा। तो फिर बाजार में तरलता, लिक्विडिटी बढ़ गई। केंद्रीय बैंक CRR, वैधानिक तरलता अनुपात, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट को कम करता है। मतलब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट को कम करेगा तभी बैंकें वो सस्ते लोन प्रोवाइड कर पाएंगी और जिससे लोग ज़्यादा लोन लेंगे, जिससे बाजार के अंदर तरलता बढ़ेगी। संकोचनकारी मौद्रिक नीति: केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है, आगे बैंक भी उच्च ब्याज दर वसूलते हैं, जिससे ऋण लेना अधिक महंगा, अधिक ब्याज दर के कारण पड़ सकता है। इससे तरलता, मुद्रा आपूर्ति, समग्र उपभोग स्तर, मुद्रास्फीति, निवेश, उत्पादन, कैपिटल स्टॉक आदि में गिरावट दर्ज की जाती है। इससे व्यक्ति और व्यवसाय कम ऋण लेते हैं, साथ ही बेरोजगारी दर में भी वृद्धि होती है। RBI की कार्यवाही: RBI खुला बाजार परिचालन के तहत बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है। केंद्रीय बैंक CRR। अब क्या होता है, संकुचनकारी मौद्रिक नीति में RBI क्या करता है? RBI करता है, संकुचनकारी का मतलब है इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ गई है, उसे रोकना है। RBI का मेन काम इन्फ्लेशन को रोकना है। तो इन्फ्लेशन को रोकना है तो ज़्यादा पैसे आ गए, लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगे, इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ गई है। तो RBI क्या करता है, अतिरिक्त जो पैसा है ना मार्केट के अंदर, वो वापस ले लेता है अपने पास। अब कैसे लेगा, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है, वापस नहीं बेचता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करता है, जिससे लोग पैसा देते हैं RBI को और बाजार के अंदर तरलता कम हो जाती है। इसके अलावा बैंकों से पैसा कैसे लेता है, बैंकों से पैसा लेता है CRR में वृद्धि कर देता है कि आप RBI के पास जो पैसा रखते हैं उसमें उसका प्रतिशत बढ़ा दो। SLR में वृद्धि कर देता है कि लोगों को ब्याज दरें कम दो। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, अल्पकालिक जो उधार दर है ना, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इनमें वृद्धि कर देता है और बैंक रेट में वृद्धि कर देता है। जिससे क्या होता है, लोन महंगा हो जाता है और लोग लोन कम लेते हैं, जिसके कारण बाजार के अंदर तरलता में कमी हो जाती है। मौद्रिक नीति समिति: अब मौद्रिक नीति समिति एक समिति है RBI के गवर्नर की अध्यक्षता में, जो ये निर्णय लेती है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होगी। केंद्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45ZB के तहत MPC गठित करने का अधिकार है।
सबसे बड़ी बात, एमपीसी गठित करने का अधिकार किसे है? केंद्र सरकार को। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा के तहत एमपीसी गठित करने का अधिकार है। एमपीसी का उद्देश्य आर्थिक समृद्धि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। एमपीसी आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एमपीसी गठित करने का अधिकार केंद्र सरकार को। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 के तहत एमपीसी गठित करने का अधिकार है। उद्देश्य है एमपीसी का। मौद्रिक नीति समिति का उद्देश्य आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। अब ये 6 सदस्यीय समिति होती है, जिसमें आरबीआई का गवर्नर पदेन अध्यक्ष होता है व 5 अन्य सदस्य होते हैं। 2 सदस्य आरबीआई से होते हैं, 3 सदस्य केंद्र सरकार से नियुक्त किए जाते हैं। तो एमपीसी के सदस्य के अंदर अनुपात क्या होता है? 3:3। 3 आरबीआई से और 3 वित्त मंत्रालय फाइनेंस डिपार्टमेंट्स। वर्ष के अंदर कम से कम 4 बार बैठक होनी आवश्यक है, 4 बार से ज़्यादा हो सकती है। बैठक के लिए कोरम 4 सदस्य होना चाहिए। मतदान, प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है। आरबीआई का गवर्नर निर्णायक मत देता है, मतलब 6 सदस्य हैं आरबीआई के सदस्य, आरबीआई के गवर्नर समेत, तो 3-3 दे देते हैं यदि वोट, तो आरबीआई का गवर्नर एक एक्स्ट्रा वोट दे सकता है। परिवर्तनीय रेपो दर, वेरिएबल रेपो रेट, सुर्खियों में क्यों है? बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने परिवर्तनीय रेपो दर यानी वेरिएबल रेपो रेट के जरिए बैंकों को 25,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। परिवर्तनीय रेपो दर के बारे में, ऐसे में आरबीआई 1 दिन से अधिक की अवधि के लिए बैंकों को बाजार द्वारा निर्धारित वीआरआर पर उधार लेने की अनुमति देता है। 1 दिन से अधिक की अवधि के लिए। जो आमतौर पर रेपो रेट से कम होता है। वेरिएबल रेपो रेट क्या होती है? आमतौर पर रेपो रेट से कम होती है, लेकिन रिवर्स रेपो रेट से कम नहीं होती है। वेरिएबल रेपो रेट के तहत 1 दिन से अधिक और आमतौर पर 14 दिनों के लिए उधार दिया जाता है। इम्पोर्टेंट बात है, वेरिएबल रेपो रेट के तहत 1 दिन से अधिक और आमतौर पर 14 दिनों के लिए उधार लिया जाता है। कभी कभी आरबीआई अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना चाहता है, लेकिन बैंक रेपो रेट पर आरबीआई से उधार लेने के इच्छुक नहीं होते। अब क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई को अर्थव्यवस्था के अंदर यदि तरलता बढ़ानी है, लिक्विडिटी इंक्रीज करनी है, तो वो रेपो रेट कम कर देगा। मतलब रेपो रेट और बैंक रेट, मतलब आरबीआई से उधार लेना बैंकों के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। और ब्याज दरें, ऋण पर ब्याज दरें कम होंगी, जिससे लोग ज़्यादा लोन लेंगे। अब यदि इसे लिक्विडिटी कम करनी होती है तो फिर ये रेपो रेट और बैंक रेट को बढ़ा देता है। अब क्या होता है, कई बार जैसे आरबीआई की रेपो रेट है 6%, ठीक है, बैंकों को मार्केट से पैसा मिल रहा है 5.9% पे। मार्केट से भी बैंक पैसा उठा सकते हैं। आरबीआई की सामान्यतः सबसे कम होनी चाहिए जो ब्याज दर है वो, तभी बैंक आरबीआई से लेंगे। अब क्या होता है कि आरबीआई चाहता है कि बैंकों के पास पैसा जाए, लेकिन वो आरबीआई से ले ही नहीं रहे, उसे उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, तो आरबीआई एक परिवर्तनीय रेपो दर जारी करता है 5.8% की। तो सारे बैंक का वो 5.8% से लोन ले लेते हैं। आरबीआई के फ़ायदा ये होता है कि उसकी मौद्रिक नीति वो सफल हो जाती है, क्योंकि वो चाहता है कि बैंकों के पास पैसा जाए, जनता के पास पैसा जाए, ताकि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी लिक्विडिटी बढ़े। कभी कभी आरबीआई अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना चाहता है, लेकिन बैंक रेपो रेट पर आरबीआई से उधार लेने के इच्छुक नहीं होते, क्योंकि अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें पहले से ही कम होती है। क्योंकि अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें पहले ही कम होती है, इसके कारण आरबीआई को परिवर्तनीय रेपो दर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके विपरीत रेपो रेट आरबीआई द्वारा तय दर है, जिस पर बैंक आरबीआई से धन उधार लेते हैं। अल्पकालिक उधार, रेपो रेट होता है उससे अल्पकालिक उधार लेते हैं, जबकि बैंक दर होती है उससे दीर्घकालिक उधार लेते हैं। यह वास्तव में बैंकिंग प्रणाली में अल्पावधि के लिए लिक्विडिटी की आपूर्ति करने का एक जरिया है, अल्पावधि में, ठीक है। इसी तरह बाजार से अतिरिक्त नकदी या लिक्विडिटी को वापस लेने के लिए आरबीआई द्वारा वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो का उपयोग किया जाता है। इसी तरह बाजार से अतिरिक्त नकदी या लिक्विडिटी को वापस लेने के लिए आरबीआई द्वारा वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को पीएसएल संबंधी मानदंडों में संशोधन। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएसएल यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग संबंधी दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। इस संशोधन का मूल उद्देश्य
उन जिलों में लघु ऋणों यानी कम राशि वाले ऋणों को बढ़ावा देना है जहां आर्थिक स्थिति कमजोर है, लोगों को औसतन कम ऋण मिलता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग संबंधी संशोधित मानदंड क्या है? इंसेंटिव फ्रेमवर्क, इसके तहत कम ऋण प्राप्त करने वाले जिलों के लिए वित्त वर्ष 2025 से लागू होने वाले इंसेंटिव फ्रेमवर्क की स्थापना की जाएगी। जिन जिलों में ऋण वितरण कम प्रति व्यक्ति 9,000 रुपये से कम है, वहाँ पीएसएल संबंधी नए ऋण हेतु बैंकों को अधिक भारांश 125% दिया जाएगा। मतलब जहाँ पे लोग कम ऋण ले रहे हैं ना, जिन जिलों में, उनमें बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लिए 125% भारांश दिया जाएगा। मतलब आप यदि 100% ऋण देते हैं तो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को 125% ऋण दें। कहने का मतलब है सारे ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ही जाने चाहिए। डिसइंसेंटिव फ्रेमवर्क, पहले से ही अधिक ऋण प्राप्त करने वाले जिलों में प्रति व्यक्ति 42,000 रुपये से अधिक यदि प्राप्त करता है कोई व्यक्ति, तो पीएसएल संबंधी नए ऋण हेतु बैंकों को कम भारांश दिया जाएगा। अन्य जिले, कम ऋण प्राप्त करने वाले कुछ जिले उच्च ऋण प्राप्त करने वाले जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों में भारांश 100% के मौजूदा स्तर पर जारी रहेगा। एमएसएमई ऋण, एमएसएमई को दिए गए सभी बैंक ऋण पीएसएल श्रेणी में आएंगे। अच्छा, ठीक। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का से उन क्षेत्रकों से है जिन्हें सरकार और आरबीआई देश के विकास में महत्वपूर्ण मानते हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रकों से आशय क्या है? ऐसे क्षेत्रकों से जिन्हें सरकार और आरबीआई देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। बैंक ऋण के मामले में अन्य क्षेत्रों की तुलना में इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। उद्देश्य क्या होता है? समाज के कमजोर वर्गों और पिछड़े वर्गों तक ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की अवधारणा 1972 में औपचारिक रूप दिया गया है, कोई मतलब नहीं है इसका। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र से जुड़ी अलग अलग समितियां, कोई नहीं पूछेगा। पीएसएल सर्टिफिकेट, ये बैंकों को दिया जाने वाला एक प्रमाण पत्र है जो ये दर्शाता है कि ऐसे सर्टिफिकेट वाले बैंक ने आरबीआई द्वारा निर्धारित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। पीएसएलसी का उद्देश्य बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रकों को ऋण देने के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं करने की स्थिति में इन इंस्ट्रूमेंट की खरीद के माध्यम से बैंकों को पीएसएल संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाना तथा टारगेट से अधिक पीएसएल ऋण देने वाले बैंकों को प्रोत्साहन प्रदान करना है। पीएसएल के अंतर्गत श्रेणियां आती हैं: कृषि, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम, निर्यात संबंधी ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा व अन्य। इन श्रेणियों में कमजोर वर्गों के अतिरिक्त उपलक्ष्य भी शामिल। उदाहरण के लिए लघु एवं सीमांत किसान, स्वयं सहायता समूह, SC/ST दिव्यांग। विभिन्न प्रकार की बैंकों के लिए पीएसएल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हेतु लक्ष्य या उपलक्ष्य: घरेलू वाणिज्यिक बैंक जैसे कि HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, और 20 से अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंक जैसे फेडरल बैंक और शायद इंडसइंड बैंक भी है, पता नहीं मुझे। अब इसके अंदर समग्र प्राथमिकता वाले क्षेत्र को कितना ऋण देना आवश्यक है इसके लिए, तो समग्र प्राथमिकता वाले क्षेत्र को एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का या क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का 40%, कहने का मतलब 40% देना जरूरी है भाई। यदि 100 रुपये इनके पास है ना, 100 रुपीज़ इनके पास है, तो उनमें से 40 रुपये देने जरूरी है समग्र प्राथमिकता वाले क्षेत्र को। कृषि को कितना देना जरूरी है? ANBCSCEOPE ये का 18% देना जरूरी है। इस ऋण में से लघु व सीमांत किसानों को 10% देना होता है। अब सूक्ष्म लघु उद्योग को 7.5% और कमजोर वर्ग के अग्रिम सहायता 12.5%। पीएसएल संबंधी दिशा निर्देश प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों पर भी लागू होते हैं, तो सहकारी बैंकों पर भी पीएसएल के दिशा निर्देश लागू होते हैं। दूसरा कि 20 से कम विदेशी शाखा है भाई हमारी, तो ठीक है, जैसे शायद HSBC, पता नहीं, घरेलू वाणिज्यिक बैंक देख लेते हैं। विदेशी बैंक जिसकी 20 से कम शाखाएं हैं, नहीं बता रहा था भाई, छोड़ो।
और बाकी के कृषि सूक्ष्म लघु उद्योग कमजोर वर्गों को अग्रिम सहायता ये इन पे लागू नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अब ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, मेरे को भी रखनी है कि एक तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और एक लघु वित्त बैंक। इनको समग्र प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं उनको 75% तक ऋण देना पड़ता है। कृषि क्षेत्र में घरेलू वाणिज्यिक बैंकों के समान मतलब 18%, इनको भी 18, ये 7.5% सूक्ष्म लघु उद्योगों को, और ये 15%। ठीक। मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में आरबीआई ने MIBOR की गणना की पद्धति में महत्वपूर्ण बदलाव की सिफारिश की और अधिक लोकप्रिय डेरिवेटिव प्रोडक्ट के लिए एक नया सुरक्षित मुद्रा बाजार बेंचमार्क अपनाने का प्रस्ताव किया है। MIBOR मीबोर क्या है? ये एक ब्याज दर बेंचमार्क है जिस पर कोई बैंक भारतीय इंटरबैंक बाजार में किसी अन्य बैंक से बिना जमानत के धन उधार लेता है। अब भारतीय बैंकों के लिए पास धन उधार लेने के कई तरीके हैं। आरबीआई से उधार ले सकता है रेपो बैंक दर या रेपो रेट पर, बाजार से उधार ले सकता है, किसी दूसरे बैंक से उधार लेता है, इंटरबैंक बाजार से उधार लेता है, ये मुंबई इंटरबैंक आउटराइट रेट से। गणना और प्रकाशन, मीबोर का प्रकाशन किया जाता है फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रतिदिन किया जाता है। गणना, इस ब्याज दर का निर्धारण नेगोशिएट डीलिंग सिस्टम यानी NDS कॉल सिस्टम पहले घंटे के आधार पर किया जाता है। भारत की लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट पर निर्भरता की समाप्ति। पिछले साल भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और आरबीआई द्वारा विनियमित अन्य संस्थाओं के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। इसमें उन्हें लिबोर से पूर्णतः बाहर निकलने के लिए कदम उठाने को कहा गया। लिबोर मतलब लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। लिबोर एक वैश्विक बेंचमार्क दर है। सरल शब्दों में लिबोर का इस्तेमाल वैश्विक स्तर पर ब्याज दर को तय करने के लिए एक बेंचमार्क या संदर्भ दर के तौर पर किया जाता है। इसी दर पर प्रमुख बैंक अंतर्राष्ट्रीय इंटरबैंक बाजार में एक दूसरे को ऋण देते हैं। ये ऋण अल्पावधि के लिए दिए जाते हैं। कॉल मनी मार्केट, यह एक वित्तीय बाजार है जहां वित्तीय संस्थान और बैंक अल्पकालीन जरूरतों के लिए उधार लेते हुए देते हैं। ठीक है। आरबीआई ने वैकल्पिक संदर्भ दर की एक प्रणाली स्थापित की है। यह प्रणाली बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन के लिए ब्रिटिश पाउंड की बजाय मुद्राओं के एक बास्केट से दरें चुनने की सुविधा प्रदान करती है। लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट के विकल्प, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट संयुक्त राज्य अमेरिका, मुंबई मॉडिफाइड इंटरबैंक फॉरवर्ड ओवरनाइट रेट भारत, मीफोर, संघाई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट चीन, टोक्यो इंटरबैंक ऑफर्ड रेट जापान, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। FBIL का गठन 2014 में कंपनी अधिनियम 2000 तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में किया गया। इसका स्वामित्व संयुक्त रूप से फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के पास है। इसका उद्देश्य भारत में मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा से संबंधित बेंचमार्क विकसित करना, उस पर नजर रखना है। नियमन FBIL को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। ओके।